नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे चुनाव रणनीतिकार, हालांकि उन्होंने अब कहते हैं काम छोड़ दिया है, वो प्रशांत किशोर की। उनकी बड़ी चर्चा है इस समय। देश भर के विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, शरद पवार, ममता बनर्जी, और नाम आप लीजिए और आपको पता चलेगा। प्रशांत किशोर की उनसे मुलाकात हुई, ये बात हुई, ये बैठक करा रहे हैं, कभी वो विपक्षी एकता करा रहे हैं, 2024 की तैयारी करा रहे हैं, मोदी के खिलाफ किस तरह से विपक्ष चुनाव लड़े। अब नई चर्चा ये है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है कर भी लें। एक अंग्रेजी दैनिक में एक खबर छपी है कि एक बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता थे और राहुल गांधी भी थे। उस बैठक में इस बात पर विचार हुआ कि प्रशांत किशोर को पार्टी में लाया जाए और उनको महामंत्री बनाया जाए। हो सकता है ये सही हो जाए। कांग्रेस आज जिस स्थिति में है वहां कुछ भी संभव है। तो आज मुद्दा कांग्रेस नहीं है, प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर को लेकर देश भर में एक ऐसा उनका ऑरा तैयार किया गया है, आभा मंडल तैयार किया गया है कि जैसे जिस पार्टी के साथ लग जाएंगे, जिसके चुनाव रणनीतिकार वो बन जाएंगे, वो पार्टी सत्ता में आ जाएगी। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फरेब और कोई नहीं हो सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर की जो चुनावी रणनीतिकार की कहानी है वो, या उनकी यात्रा है, वो शुरू होती है 2012-13 से, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी ने उनको काम दिया। 2014 की लोकसभा चुनाव की टीम का भी वो हिस्सा थे। तो वो बहुत बड़ी टीम थी। उसमें ऐसे युवा लोग और ऐसे प्रोफेशनल्स थे जो यूएस से, यूरोप से बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर आए थे और अवैतनिक काम कर रहे थे। अब भी बहुत सारे लोग हैं जो मोदी के सिस्टम में काम करते हैं, केवल डेडिकेशन के कारण, देश के प्रति, पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति। तो वो भी एक अलग विषय है। बात फिर प्रशांत किशोर की। वो श्रेय लेते घूमते हैं कि 2014 में मोदी की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ जिन लोगों ने काम किया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर उन लोगों ने आके कहा, बताया या कहिए कि इसकी पोल खोली कि किस तरह से उनकी बहुत छोटी सी भूमिका थी। लेकिन वो क्लेम करते हैं। अब कोई क्लेम करे, अपने बारे में दावा करे, तो कोई और क्या कर सकता है। उस दावे की हकीकत जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, बीजेपी जीत गई और स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई, तो उनकी इच्छा थी कि उनको राज्यसभा में भेज दिया जाए। पार्टी ने मना कर दिया। वो ऐसा बताते हैं कि अमित शाह से मिले चुनाव के कुछ दिनों बाद और पूछे मेरे लिए आगे क्या है। तो कहा गया कि आगे क्या है, आपने चुनाव के दौरान काम किया, पैसा मिला आपको, खत्म हो गई बात। तो इससे बहुत नाराज हुए प्रशांत किशोर। तो एक बदले की भावना उनके मन में थी। अभी कितनी बलवती थी नहीं थी ये तो प्रशांत किशोर जाने। लेकिन 2015 में उनको मौका मिला। वो नीतीश कुमार के साथ हो गए। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे। 2014 का चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा लोकसभा का, सिर्फ 2 सीटें आई 40 में से। उसके बाद जो है 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का अलायंस हो गया। प्रशांत किशोर रणनीतिकार बन गए जेडीयू के। अब वो सारा दावा उनका यह है कि 2015 की जो जीत है, इतनी बड़ी बीजेपी की हार हुई, उसका सारा श्रेय उनको है। एक पहले जीत का श्रेय ले रहे थे, अब बीजेपी को हराने का श्रेय ले रहे थे। और जेडीयू के सूत्रों की माने तो उनकी कुल भूमिका इतनी थी कि उन्होंने कुछ नारे लिखवाए, एक, और दूसरा काम जो नीतीश कुमार ने उनसे लिया उस दौरान वो ये कि जब सीटों की संख्या तय हो गई तीनों पार्टियों के बीच में, तो किस सीट पे कौन लड़ेगा, इसका जो नेगोशिएशन है, इसके लिए संदेश वाहक का काम नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर ने किया। वो बताते थे कि ये नहीं, ये सीट हमको चाहिए, तो वो जाते थे लालू प्रसाद यादव के यहाँ और बातचीत करके आते थे। कुल उनका योगदान इतना था। सरकार बन गई तो उन्होंने कहा हम गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार करेंगे, नए लड़के तैयार करेंगे, पूरी टीम तैयार करेंगे, और उनको सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया।
और उनका ऑफिस वगैरह मिल गया कि वो इस पर काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट पर। लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। कुछ किया नहीं इसलिए कि उनके बस का नहीं था। और उनको अब कितने बड़े रणनीतिकार थे, कितने बड़े ज्ञाता थे, कितने नीतीश कुमार के करीबी थे, जो दावा करते हैं सब कुछ नीतीश कुमार उन्हीं से पूछकर करते थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले से और उसके बाद बीजेपी और नीतीश कुमार का जब नया गठबंधन हुआ तो प्रशांत किशोर को उसकी हवा भी नहीं लगी। उनको पता ही नहीं चला कि कब किसने कैसे बातचीत हुई और कब ये फैसला हो गया। तो उनको समझ में आ गया कि अब यहां मामला कुछ है नहीं। तो उन्होंने दो काम किए। अब ये बिहार की ख्याति लेकर वो कांग्रेस के पास पहुंचे और कहा कि उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल देंगे हम आपकी और आपको सत्ता की दौड़ में शामिल करा देंगे। और उन्होंने जो है भाजपा का जो कार्यक्रम था चाय पे चर्चा, उसकी कॉपी की और खाट पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया कांग्रेस के लिए। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में खाट खड़ी हो गई। आज़ादी के बाद से सबसे कम सीटें मिली। 403 में से सिर्फ 7 विधानसभा की सीटें कांग्रेस की आई, इतने बड़े रणनीतिकार की सेवा लेने के बाद। तो ये असली हैसियत है प्रशांत किशोर की। अब यहां से निराशा हाथ लगी तो कहां गए, आप अंदाजा लगाइए। वो फिर नरेंद्र मोदी के पास गए। ये वो हालांकि सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी बात होती रहती है, प्राइम मिनिस्टर को फोन करते हैं तो बात कर लेते हैं। उनके पास गए और कहा कि काम करना चाहते हैं साथ में। नीतीश कुमार से फोन करवाया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, क्या काम करोगे बताओ। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की पीएमओ में काम करने की, मना कर दिया गया। कहा कि पार्टी में संगठन में काम कीजिए, वहां मिल जाएगी जिम्मेदारी आपको। उनको भेजा गया अमित शाह के पास, जो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वहां उनसे कहा गया कि आपको पार्टी में सचिव का दर्जा मिल जाएगा, उसका पद मिल जाएगा और संगठन के काम की कुछ जिम्मेदारी मिल जाएगी। उनका प्रस्ताव था कि उनको महामंत्री बना दिया जाए और अमित शाह के बगल वाला कमरा दे दिया जाए। अब आप अंदाजा लगाइए कि उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी। कहा गया कि ये कतई संभव नहीं है। तो वहां से फिर निराश हो गए। उनको लगा कि अब यहां तो बात बन नहीं रही है। तो फिर कहा कि अच्छा, नीतीश कुमार को फोन कर दीजिए, उनसे कहिए कि पार्टी में ले लें। तो अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन करके कहा कि अगर आप प्रशांत किशोर को पार्टी में अपनी लेते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। ये बात जो है सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार ने कह भी दी कि अमित शाह का ऐसा फोन आया था। उसके बाद वो जेडीयू में उपाध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष हो गए तो पार्टी के बाकी लोगों को जाहिर है कि परेशानी होती, लेकिन उनको संगठन का उम्मीद थी कि संगठन का काम, संगठन के विस्तार का काम करेंगे। ऐसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने। अब वो जेडीयू के उपाध्यक्ष होते हुए दूसरे राज्यों में ठेका लेने लगे पार्टियों के रणनीतिकार बनने का। नीतीश कुमार ने इससे रोका नहीं, लेकिन उनको जो उम्मीद थी जैसा कि जो भाव मिलेगा जेडीयू में, वो इतनी बड़ी हस्ती है, आए हैं तो उपाध्यक्ष बने हैं तो मिलेगा, वो नीतीश कुमार उनकी असलियत जान गए थे, इसलिए कोई ज़्यादा भाव दिया नहीं। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, हाँ पंजाब का भी जिक्र ज़रूरी है। पंजाब में भी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के रणनीतिकार थे, अब तो पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं। तो 2017 में कैप्टन की जीत का श्रेय भी वो लेते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो लोकप्रियता थी, जो उनकी छवि है, वो चुनाव उनको जीतना ही था, क्योंकि अकाली दल के खिलाफ पंजाब के लोगों के मन में विरोध नहीं, नफरत थी। किसी भी हालत में बादल परिवार को वो सत्ता से बाहर देखना चाहते थे।
जो तीसरी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसका जो रवैया था, उसके अंदर जो झगड़े थे और जिस तरह से खालिस्तानी तत्वों के साथ उनकी हॉबनॉबिंग थी, उसकी वजह से वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके थे और कैप्टन की राष्ट्रभक्ति पर किसी को रत्ती भर संदेह नहीं था। इसलिए कैप्टन को तो जीतना ही था। ठीक है, उसका श्रेय जो है प्रशांत किशोर ने लिया, तो श्रेय लेने का जो है वो ये गुण है उनमें कि सफलता किसी की हो, मेहनत किसी की हो, श्रेय वो ले लेते हैं। और फिर घूमते फिरते वो ममता बनर्जी के पास पहुंचे, उनका चुनाव का रणनीति बनाने का जिम्मा उठा लिया। तो वहाँ जिम्मा उठा लिया, क्या नतीजा आया आप जानते हैं। देखिए, एक ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच हुए थे जॉन बुकनन। ऑस्ट्रेलिया जब लगातार 3 वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीती थी तो वो कोच थे उसके। तो उनको ये गलतफहमी हो गई कि उन्होंने जिताया टीम को, और वो दावा करने लगे कि मैं कोच था इसलिए लगातार 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलिया की टीम। उनको समझाया गया कि भाई अगर आप इतने बड़े कोच हैं और इस तरह से परिणाम ला सकते हैं तो बांग्लादेश की टीम के कोच बन जाइए और जरा वर्ल्ड कप जितवा के दिखाइए। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया। उनको लगा कि हमारी जो असली ताकत है, हमारी जो योग्यता है, उसको पहचाना नहीं जा रहा है। तो भारत में आईपीएल की एक टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसका कोच उनको नियुक्त कर दिया गया इसी रेपुटेशन के बल पर। वहां से अक्षमता के लिए निकाल दिए गए वो। जॉन बुकनन और प्रशांत किशोर में बहुत बड़ी साम्यता है। अब आप देखिए, वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने, फिर से खड़ा करने का काम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या किया, 2014 में कांग्रेस, अगर मान लीजिए कि प्रशांत किशोर इतने बड़े रणनीतिकार हैं, उनकी रणनीति का असर होता है, पार्टी को जिता और हरा सकते हैं, तो आप सोचिए कि 2014 में उन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबोई, अगर उनकी इतनी ताकत थी। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के साथ गए, वहां कांग्रेस की लुटिया डुबोई। उत्तर प्रदेश का अभी मैंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। उसके अलावा वो तमिलनाडु गए, वहाँ डीएमके के साथ जो कांग्रेस का अलायंस है, पिछले विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उससे कम सीटें कांग्रेस को मिली। तो ये कांग्रेस को फायदा इतना बड़ा पहुंचा दिया उन्होंने। उसके अलावा देखिए आप कि वो पश्चिम बंगाल गए, पश्चिम बंगाल में उन्होंने कांग्रेस को 0 कर दिया। जो पार्टी उस समय विधानसभा चुनाव से पहले तक, जो पिछला 2016 का चुनाव हुआ था, उसमें नंबर 2 की पार्टी थी, विधानसभा में मुख्य प्रतिपक्ष की पार्टी थी, उस पार्टी को 0 कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं। अब इतना सब कांग्रेस का करने के बाद वो कांग्रेस को उबारने आए। तो अगर कांग्रेस ऐसा समझ रही है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कांग्रेस की क्या हालत है। और कांग्रेस ये कोई पहली बार नहीं कर रही, अगर करती है तो 2019 के चुनाव से पहले एक और सज्जन थे, उनका नाम है प्रवीण चक्रवर्ती। वो डेटा एनालिटिक्स के जो है एक्सपर्ट माने जाते हैं। काफ़ी उन्होंने कोशिश की कि बीजेपी उनको अपने साथ जोड़ ले। तो उन्होंने 2017 या 2018, तारीख याद नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिट पेज पर एक लेख लिखा कि किस तरह से मोदी को इनविंसिबल बनाया जा सकता है, मतलब अपराजेय बनाया जा सकता है। और उन्होंने डेटा एनालिटिक्स के जरिए वो सब बताया था। तो उनको उम्मीद थी कि इसके बाद बुलावा आएगा, लेकिन बुलावा आया नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद बुलावा आया कांग्रेस पार्टी से, तो वो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हो गए। और आपको बता दें कि राहुल गांधी 2019 के चुनाव से पहले जो राफेल का राग गाते रहे, वो इन्हीं प्रवीण चक्रवर्ती की सलाह पर। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता इस बात के खिलाफ थे कि राफेल को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। वो लोग समझ रहे थे कि ये जमीन पर काम नहीं करेगा, इस मुद्दे में ज़्यादा जान नहीं है। लेकिन प्रवीण चक्रवर्ती ने राहुल गांधी को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि आप बोलते रहिए, इसका असर होगा जरूर। और उनसे कहा कि इस चुनाव में इस मुद्दे की वजह से एक दूसरा मुद्दा था जिसमें पी चिदम्बरम का भी योगदान था, वो जो कांग्रेस की न्याय योजना आई थी कैश ट्रांसफर की,
उसको गेम चेंजर कहा गया। जितना मोदी विरोधी मीडिया था उस समय बिल्कुल बल्लियों उछल रहा था कि बस मिल गया फार्मूला मिल गया, अब तो मोदी और उनकी सरकार गई, 2019 में लौटकर नहीं आने वाले मोदी। ये इतना बड़ा गेम चेंजर है कि बस इसी से कांग्रेस जीत जाएगी। तो प्रवीण चक्रवर्ती ने उनको समझाया कि 164 से 184 सीट कांग्रेस की आएगी लोकसभा चुनाव में। आई कितनी? 52। अब उसके बाद जाहिर है कि पार्टी के लोगों का हमला शुरू हो गया, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब ये नए रणनीतिकार आ रहे हैं जो कांग्रेस की लुटिया पहले से जगह जगह डुबा कर आए हैं, अब वो कांग्रेस को उबारेंगे। देखिए, राजनीति में नेता जो वोट दिला सके उससे बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं होता। उसको ग्राउंड रियलिटी पता होती है, उससे पता होता है कि इस मुद्दे का असर अच्छा होगा, हमारे पक्ष में होगा, इस मुद्दे का असर नहीं होगा, इस मुद्दे का असर हमारे खिलाफ हो सकता है। वो 10-20% गलत हो जाता है, उसके जो परिणाम आता है उसमें जो है कुछ परसेंटेज जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर उसको अंदाजा होता है ये मुद्दा चलेगा, ये नहीं चलेगा। कोई रणनीतिकार ये नहीं बता सकता कि कौन सा मुद्दा चलेगा, केवल अंदाजा होता है। कोई रणनीतिकार किसी पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकता अगर जनता उसके साथ नहीं है, अगर उसके नेता की जनता में विश्वसनीयता नहीं है, अगर उसके नेता की जनता में साख नहीं है, अगर उसका संगठन नहीं है। जीतने वाली पार्टी के साथ आप हो जाए, वाहवाही लूट ले, वो एक अलग मुद्दा है। यही कमाई है कुल प्रशांत किशोर की अब तक की। उनके बारे में उन्होंने मीडिया में एक बहुत बड़ा अपना तंत्र बना लिया है। जो भी विपक्ष की आजकल बैठक होती है, सबके बारे में कहा जाता है कि ये इसके पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग है, उनकी रणनीति है, उनकी वजह से हो रहा है। यानी शरद पवार राजनीति से जानते नहीं, ममता बनर्जी भी नहीं जानती, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो पता ही नहीं है कुछ राजनीति के बारे में, जानते सब प्रशांत किशोर है। और वो इन लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी राजनीति कैसे कीजिए। तो देखिए, जिस तरह का ये भौकाल जो खड़ा किया गया है प्रशांत किशोर का, ये उनका अपना खड़ा किया गया है। ये जब वो 2015 में जेडीयू के नीतीश कुमार के रणनीतिकार बने थे, तब उन्होंने खड़ा किया। उस समय मोदी विरोधी जितना मीडिया था, इंटेलेक्चुअल था, लेफ्ट लिबरल बिरादरी थी, सबको लग रहा था कि किसी तरह से मोदी को हराओ, हम सब की दुकानें बंद हो रही हैं, बड़ा संकट आ जाएगा, हमारे अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। तो वो दोस्ती उन्होंने उस समय जो बनाई, वो उनके काम अब भी आ रही है। इस तरह की खबरें प्लांट कराना कि मैं ये हो रहा हूँ, मैं वो हो रहा हूँ, सारी में बैठ के मैं कर रहा हूँ, रणनीति मैं बना रहा हूँ, और मैं ही हूँ जो 2024 में मोदी को हरा सकता हूँ। लेकिन जो उन पर भरोसा कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का प्रशांत किशोर का एक चैनल खुला हुआ है। तो 2019 के बाद ये कहा गया कि प्रवीण चक्रवर्ती दरअसल ये बीजेपी का भेदिया है, बीजेपी ने ही भेजा था यहाँ पर इसको। अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के नए भेदिया है जो कांग्रेस में जा रहे हैं? मुझे नहीं पता है, आपको पता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि भाजपा से बातचीत का चैनल प्रशांत किशोर का बंद नहीं हुआ है, वो सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलते रहे। और ये सब जानते हुए अगर कांग्रेस पार्टी उनको अपने सर माथे पे बिठा रही है तो कांग्रेस पार्टी का भगवान मालिक है। बाकी तो क्या होगा ये कौन जानता है, भविष्य बताएगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको फिर याद दिला दें कि चैनल देखिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।